हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आशा करते हैं आपका जो रीट का एग्ज़ाम है उसकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कराएंगे, जितने भी रीट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी टॉपिक को वन बाय वन करके उन सभी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं तो उनको एमसीक्यू के माध्यम से सारे टॉपिक को क्लियर करा देंगे। तो एमसीक्यू करने से क्या होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में वो क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उन सभी को यहाँ पर डिटेल डिस्कशन के साथ क्लियर करा दिए जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए वीडियो को लाइक करने से क्या होता है, हमको एक मोटिवेशन मिलता है और हमको पता चलता है कि बच्चों को क्लास कितनी समझ में आ रही है, उससे हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो देखिए जो आज का टॉपिक है बाल विकास, इसमें देखिए विकास के बारे में देखेंगे और अभिवृद्धि के बारे में देखेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे को विकास के लेकर और अभिवृद्धि को लेकर, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी आज की क्लास में क्लियर करा लेंगे। तो चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न। बाल मनोविज्ञान का आधुनिक नाम बाल विकास के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। देखिए पहले नाम था बाल मनोविज्ञान, अब नाम हो गया है बाल विकास। तो बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो देखते हैं सभी ऑप्शंस को। गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, ये देखिए पहले होता था लेकिन आधुनिक समय में ये नहीं होता है। तो गर्भावस्था से कहाँ तक होता है, किशोरावस्था तक। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी को देखते हुए चलेंगे और यहाँ से अपनी समझ विकसित करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी शताब्दी में किसने अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। तो बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में किसने की थी, हमको बताना है। अमेरिका में पूछा गया है, तो किसने की थी, देखते हैं ऑप्शंस को। 18वीं शताब्दी में। देखिए 18वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, कब हुआ था, 19 शताब्दी में हुआ था। तो 19 शताब्दी हमको दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है और चौथे ऑप्शन में मिल रहा है। इसके अलावा किसने किया था, तो स्टेनली हॉल ने किया था। किसने किया था, स्टेनली हॉल ने किया था, ना कि पेस्टोलॉजी ने। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूसरे का दूसरा करेक्ट आंसर है। तो कौन सी शताब्दी में हुआ था, 19वीं शताब्दी में था और किसने किया था, स्टेनली हॉल ने किया था। अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत के बारे में पूछा गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो बाल विकास का जो वैज्ञानिक विवरण है उसको किसने प्रस्तुत किया था, इसको प्रस्तुत किया था किसने, पेस्टोलॉजी ने। किसने किया था, पेस्टोलॉजी ने। तो पेस्टोलॉजी आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, स्टेनली हॉल नहीं होगा, तो दोनों में स्टेनली हॉल है। उसके बाद देखिए पेस्टोलॉजी 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कब हुआ था, 18वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, 18वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, हूबहू क्वेश्चन देखिए आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी ने क्या किया था, वैज्ञानिक विवरण किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, वृद्धि और विकास क्या है। तो वृद्धि को हम अभिवृद्धि भी बोलते हैं और वृद्धि को बोलते हैं ग्रोथ और विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या है ये हमको बताना है। एक दूसरे से विरोधी हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अभिवृद्धि और विकास होते हैं कैसे होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे होते हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों एक दूसरे के कैसे होते हैं, पूरक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, विकास के बारे में क्या सही नहीं है। हमको नहीं है बताना है, निगेटिव टर्म बताना है, क्या सही नहीं हो सकता है। तो सही वाले टर्म को काट देंगे और जो सही नहीं है उसको हम करेक्ट कर लेंगे। देखिए अभिवृद्धि में क्या होता है, शारीरिक वृद्धि होती है। तो बिल्कुल सही बात है। अभिवृद्धि क्या होता है, ग्रोथ हमको शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से देखने को मिलती है, तो वो क्या होती है, अभिवृद्धि होती है। इसको हम नाप सकते हैं, तो इसलिए इसको मात्रात्मक भी बोलते हैं। तो देखिए अभिवृद्धि कैसी, शारीरिक होती है, बिल्कुल सही बात है। तो हमको सही वाला कट करना है क्योंकि हमको निगेटिव बताना है, तो ये गलत हो गया। अभिवृद्धि मात्रात्मक होता है, ये भी सही बात है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभिवृद्धि मापनीय होता है, देखिए मात्रात्मक होता है, तो उसको क्या करते हैं, माप सकते हैं। जैसे कि हाइट बढ़ रहा है तो शारीरिक के अंतर्गत आता है, हम नाप सकते हैं कितनी हाइट है बच्चे की। तो ये भी कैसा हो जाएगा, सही है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो हमको निगेटिव बताना है जो कि गलत है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलती रहती है, तो देखिए ये जो है गलत हो जाएगा। जीवन पर्यंत क्या चलता है, विकास चलता है, ना कि
अभिवृद्धि चलती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट आंसर है। तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर होता है, इसलिए कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 4, अभिवृद्धि जीवन प्रतिदिन चलती है। नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, विकास जीवन प्रतिदिन चलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5, परिमाणात्मक और गुणात्मक। देखिए जो परिमाणात्मक क्या होता है, परिमाणात्मक वो होता है जिसको हम नाप सकते हैं, तो वृद्धि होती है। लेकिन गुणात्मक को हम नाप नहीं सकते, वो क्वालिटेटिव होता है ना कि क्वांटिटेटिव। तो देखिए परिमाणात्मक उसे बोलते हैं जो फिजिकल क्वांटिटी होता है, जैसे अभिवृद्धि होती है उसको हम नाप सकते हैं तो वो आता है परिमाणात्मक के अंतर्गत। लेकिन जो विकास होता है वो गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों ही होता है। तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए अभिवृद्धि नहीं होगा, अहम नहीं होगा, विकास इसका आंसर हो जाएगा, इदम भी नहीं होगा, क्योंकि विकास को हम परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों रूप से हम देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो इसका है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विकास देखिए कैसा होता है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, रचनात्मक परिवर्तन किस ओर ले जाता है, हमको बताना है। तो रचनात्मक परिवर्तन किस ओर ले जाता है, देखते हैं। हर एक ऑप्शंस को देखेंगे, शैशवावस्था की ओर, बाल्यावस्था की ओर, किशोरावस्था की ओर या वृद्धावस्था की ओर। देखिए जो रचनात्मक परिवर्तन होता है ये ले जाता है किस ओर, ये ले जाता है किशोरावस्था की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ओर ले जाता है, किशोरावस्था की ओर ले जाता है। याद रखेंगे रचनात्मक परिवर्तन किशोरावस्था की ओर बच्चे को ले जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, वृद्धि व विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो हमको बताना है वृद्धि और विकास के संदर्भ में बताना है कि किसी भी बालक के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। देखिए वृद्धि बोलते हैं ग्रोथ को और विकास बोलते हैं डेवलपमेंट। इन दोनों के संदर्भ में बताना है क्या क्या चेंजेस बच्चे के अंदर आते हैं। तो हर एक ऑप्शन को देखेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन है शरीर के आकार में परिवर्तन होता है। तो देखिए वृद्धि के अंतर्गत आता है, ये किसके अंतर्गत आता है, वृद्धि के अंतर्गत आता है। फिजिकल क्वांटिटी है तो बच्चे का आकार एक समय तक क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। शरीर के अनुपात में परिवर्तन, देखो ये भी सही है। जब बच्चे का जन्म होता है तो सिर और पूरी बॉडी का रेशियो अगर देखेंगे तो ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे बच्चे की हाइट बढ़ती है तो क्या होता है, जो अनुपात होता है दोनों का बदलने लगता है। तो दूसरा भी सही हो जाएगा। देखिए जो तीसरा है पुराने लक्षणों का विलोप। देखिए जब नए लक्षण आते हैं तो पुराने लक्षण कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी बच्चा हो तो वो छोड़ता रहता है, ये विकास के अंतर्गत आता है। तो ये भी सही हो जाएगा। नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण, तो नवीन विशेषताएं आएंगी तभी पुराने जो लक्षण होते हैं उनका विलोप होता है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही सही हैं। तो ये हमको ऑप्शन कहाँ देखने को मिल रहा है, ये हमको ऑप्शन तीसरे नंबर पे देखने को मिल रहा है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी और चौथा भी सही है। वृद्धि और विकास के अंतर्गत चारों ही आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9, निम्न में से जिसका विकास होता है वृद्धि नहीं है। देखिए किसका विकास होता है जो कि वृद्धि नहीं है, हमको बताना है। तो देखिए वृद्धि के अंतर्गत आपको बताया गया कैसे आते हैं, फिजिकल क्वांटिटी आते हैं जो कि शारीरिक होती हैं, जिनको हम सामने से देख सकते हैं और देख के बता सकते हैं कि क्या इनमें परिवर्तन हो रहा है। तो देखिए लंबाई, देखिए बढ़ती रहती है, तो किसके अंतर्गत आता है, ये वृद्धि के अंतर्गत आता है। लेकिन हमको बताना है जो वृद्धि के अंतर्गत नहीं आता है, केवल विकास के अंतर्गत आता है, वो हमको बताना है। हड्डी, देखिए हड्डी भी कैसी होती है, वृद्धि के अंतर्गत आती हैं। देखिए हड्डी समय के साथ मजबूत होती हैं और चौड़ी भी होती रहती हैं और इनकी लंबाई भी बढ़ती रहती है। तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आ गया, इनको हम देख सकते हैं, तो ये भी वृद्धि के अंतर्गत आ गया। देखिए मांसपेशियाँ, ये भी देखिए हम देख सकते हैं समय के साथ इनमें खिंचाव होता है या सिमटती हैं, तो ये फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। इनको हम देख सकते हैं बड़ा और छोटे होते हुए। लेकिन जो बुद्धि होती है इसको हम बड़ा और छोटा होते हुए नहीं देख सकते, ना ही इसको हम नाप सकते हैं। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया विकास के अंतर्गत। देखिए हमको बताना है कौन सा वृद्धि के अंतर्गत नहीं आता और विकास के अंतर्गत होता है। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया बुद्धि। ये किसके अंतर्गत आता है, ये विकास के अंतर्गत आता है। इसको फिजिकल क्वांटिटी के रूप में हम नहीं देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, हमको बताना है। तो इसमें नेगेटिव टर्म बताना है। सही वाले जो ऑप्शन होंगे उनको हम नहीं देखेंगे, जो नेगेटिव होगा वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर होता है। तो देखेंगे हर एक ऑप्शन को। सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं देती है। तो बिल्कुल सही बात है, वृद्धि जो होती है सामान्यतः योगदान देती है लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। तो ये सही हो गया।
लेकिन हमको नेगेटिव वाला बताना है, तो जो गलत होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि कैसी? फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसको नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। तो ये कैसा हो गया? सही हो गया। तो सही वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा, जो गलत होगा वही हमारा ऑप्शन होगा। अगला है वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है। तो देखिए वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए कार्य क्षमता में परिवर्तन कब होता है? परिपक्वता होता है और वातावरण के कारण कार्य जो क्षमता होती है उसमें परिवर्तन आते हैं, तो ये नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, वृद्धि परिपक्वता के बाद रुक जाती है। बिल्कुल सही बात है। किशोरावस्था की एज के बाद क्या होता है? वृद्धि जो होती है हमारी रुकने लगती है, विकास लेकिन जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो ये भी सही हो गया, लेकिन हमको बताना है निगेटिव। तो निगेटिव का निगेटिव आंसर होता है, इसलिए तीसरा निगेटिव है, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 11, व्यक्ति बराबर वंशानुक्रम इनटू वातावरण। तो ये सूत्र किसने दिया? ये सूत्र किसने दिया था बताना है हमको। तो बहुत ही फेमस सूत्र है और ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए ये क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको रीट में भी देखने को मिला हुआ है। इसके अलावा ये क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्यक्ति बराबर क्या होता है? वंशानुक्रम इनटू वातावरण। तो ये किसने दिया? ये वुडवर्थ ने सूत्र दिया था। किसने दिया था? वुडवर्थ ने। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुडवर्थ ने ये सूत्र दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है हमको बताना है। तो निगेटिव का निगेटिव आंसर होता है, तो सही नहीं है बताना है। विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही है, तो पहला सही हो जाएगा, लेकिन हमको निगेटिव बताना है, तो निगेटिव वही इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला सही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन विकास है। देखिए शारीरिक पक्ष में जो परिवर्तन होता है वो विकास ना होके क्या होता है? वो वृद्धि होती है। तो ये निगेटिव है, ये गलत होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। देखिए बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं। विकास का स्वरूप बाह्य व आंतरिक दोनों ही हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। विकास का सीधे मापन संभव नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वृद्धि का क्या होता है? सीधे हम मापन कर सकते हैं, लेकिन विकास का नहीं कर सकते हैं। तो निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। शारीरिक पक्ष में परिवर्तन जो होता है वो वृद्धि ना होके, विकास ना होके वृद्धि होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 13 देखेंगे, जैविक या वंशानुक्रम संबंधी कारक नहीं है। तो किससे संबंधित ये कारक नहीं है हमको बताना है। जैविक और वंशानुक्रम की बात की गई। तो हर एक ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है शारीरिक संरचना, जो कि वंशानुक्रम और जैविक कारक से संबंधित है। हमको नेगेटिव बताना जो नहीं है, तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर हो जाएगा, तो सही है, ये नहीं आंसर होगा। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये भी सही है। स्नायुमंडल, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है ये, तो ये इसके आंसर नहीं हो सकते हैं। जो सही नहीं होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चौथा है समाज, जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चौथा, समाज। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नियम आनुवांशिकता से संबंधित नहीं है। हमको नहीं वाला टर्म बताना है। इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर क्या करते हैं, नहीं को ध्यान नहीं देखते हैं और आनुवांशिकता से संबंधित नहीं पूछा है, लेकिन क्या करेंगे, जो संबंधित है वही इसका आंसर दे देंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया है नहीं, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, समानता का नियम लगा देंगे। पहला ही देख के जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में आंसर कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो हमको नेगेटिव वाला ढूंढना है। तो हर ऑप्शन को देखते हैं। समानता का नियम देखिए ये भी होता है, जैसे माता पिता होंगे वैसे ही संतान होंगे, तो समानता का नियम उनके समान होंगे, तो ये भी सही हो जाएगा, जो कि आनुवंशिकता से संबंधित है। भिन्नता का नियम, जैसे माता पिता उनसे भिन्न संतानें, तो ये भी कैसा हो जाएगा, आनुवंशिकता से संबंधित हो जाएगा। प्रत्यागमन का नियम, देखिए माता पिता हो सकता है कि गोरे हों या फेयर स्किन के हों, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, प्रत्यागमन का नियम, क्या उनकी डार्क स्किन हो सकती है, तो डिफरेंट बच्चे हो सकते हैं, तो ये प्रत्यागमन का नियम हो गया। तो ये तीनों ही आनुवंशिकता से संबंधित है, लेकिन हमको नहीं वाला बताना है। तो जो प्रगति का नियम होता है, इससे कोई भी आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर होगा, तो प्रगति का नियम इसका सही आंसर है। तो ध्यान देने वाली बात है, नेगेटिव वाले टर्म को विशेष तौर पे ध्यान देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 देखते हैं, बाल विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमको इसमें सही वाला कथन बताना है, इसमें नेगेटिव नहीं, तो सही वाले कथन को देखना है। नेगेटिव को काटेंगे और सही वाले को पकड़ेंगे। तो देखते हैं हर एक ऑप्शन को। परिवेश की भूमिका निश्चित होती है और आनुवंशिकता
का प्रभाव को बदला जा सकता है। तो देखिए गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि परिवेश की जो भूमिका होती है वो निश्चित नहीं होती है, इसको हम बदल सकते हैं, जबकि आनुवंशिकता क्या होता है, ये निश्चित होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है, जबकि परिवेश के कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, न्यूनतम नहीं होता है। अगला ऑप्शन है आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। तो देखिए जो परिवेश की भूमिका है इसको हम बदल सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन जो है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों के जो प्रभाव हैं अलग अलग होते हैं और आनुवंशिकता निश्चित होती है, जबकि परिवेश जो होता है उसको हम बदल सकते हैं, जिसको हम वातावरण बोलते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो निगेटिव वाले सारे टर्म हमने काट दिए हैं, लेकिन ऑप्शन डी करेक्ट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है, हमको बताना है। देखिए औपचारिक शिक्षा जो होती है वो होती है कहाँ, विद्यालय में, लेकिन हमसे प्रश्न में पूछा है अनौपचारिक। तो अनौपचारिक शिक्षा होती है, ये कहाँ होती है, परिवार में। कहाँ होती है, परिवार में। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 17, औपचारिक शिक्षा का मुख्य साधन क्या है। तो अभी बताया था औपचारिक शिक्षा कहाँ होती है, विद्यालय में। औपचारिक शिक्षा विद्यालय में होती है। अनौपचारिक शिक्षा कहाँ होती है, परिवार में, जो कि जन्म के बाद से ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो औपचारिक शिक्षा हो जाती है एक निश्चित आयु आने पर विद्यालय में स्टार्ट होती है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम परिपक्वता शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले जो परिपक्वता शब्द है इसका प्रयोग किया था गैसल ने। किसने किया था, गैसल ने किया था। हर्लाक भी नहीं होगा, गैरेट भी नहीं होगा और ड्रेवर भी नहीं होगा। तो गैसल ने सबसे पहले परिपक्वता शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 19, वातावरण में बालक है। तो वातावरण में बालक क्या है, हमको बताना है। एक अबोध प्राणी है, एक उच्च संगठित ऊर्जा तंत्र है, शारीरिक स्रोत है या संप्रेषण करता है। तो वाता को किस रूप में देखते हैं, एक ऊर्जा के रूप में देखते हैं। क्या है, एक उच्च संगठित ऊर्जा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा कैसा है, एक बच्चे के अंदर ऊर्जा देखते हैं, बच्चा के अंदर एक एनर्जी देखते हैं जो कि भी किसी भी चीज़ को सीख के चीज़ों को बदलाव कर सकता है, नए नए आविष्कार कर सकता है, उसके अंदर असीम शक्ति होती है। तो किसके रूप में देखते हैं, एक संगठित ऊर्जा के रूप में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 20 देखेंगे, विद्यालय वातावरण के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमको बताना है विद्यालय वातावरण होता है उसके अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो अनुचित पाठ्यक्रम, जन्म क्रम, भीड़ भरी कक्षाएं या दोषपूर्ण शिक्षण। तो देखिए जो पाठ्यक्रम होता है ये भी विद्यालय के वातावरण के अंतर्गत आता है। क्यों आता है, क्योंकि अगर पाठ्यक्रम अच्छा नहीं होगा तो वातावरण कैसा हो जाएगा, सही नहीं रहेगा। तो वातावरण के लिए क्या है, पाठ्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीड़ भरी कक्षाएं, जब ज़्यादा भीड़ भरी कक्षाएं होंगी तो भी अधिगम अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। दोषपूर्ण विधियां, ये भी विद्यालय वातावरण के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इनका भी अपना इम्पोर्टेंस है। देखिए जब अच्छी अच्छी विधियाएं होंगी तो बच्चों का अधिगम और अच्छे तरीके से, सुगम तरीके से हो सकता है। लेकिन देखिए जन्म क्रम है, ये कैसा है, ये विद्यालय वातावरण के अंतर्गत नहीं आता है। क्यों, क्योंकि ये उससे पूर्व की क्रिया है, तो इससे विद्यालय वातावरण का कोई भी लेना देना नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको नेगेटिव बताना है। तो नेगेटिव का नेगेटिव आंसर, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जन्म क्रम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखेंगे, एक पिता अपने 4, 6 और 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों से उम्मीद करता है कि वे एक साथ समान विषय सीखें। तो देखिए क्या है, कोई भी पिता है, उसके 3 बच्चे हैं, 4 वर्ष और 6 वर्ष और 12 वर्ष के। तो तीनों की आयु अलग अलग है और वो उनसे उम्मीद करता है कि एक कोई समान विषय है, उसी का क्या करता है, बच्चों से उम्मीद करता है कि बच्चे उसको समान रूप से सीख लें। तो ये सिद्धांत का खंडन होगा। तो ये विकास के किस सिद्धांत का खंडन हमको होगा, ये बताना है। तो देखेंगे अपने ऑप्शंस। विकास की अलग अलग दरें होती हैं, अलग अलग रेट होते हैं। तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि विकास होगा हर बच्चे में अलग अलग रेट से होगा, या फिर विकास सरलता से जटिलता की ओर आगे बढ़ेगा। तो ये भी नहीं होगा। विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल सही बात है, विकास एक सतत प्रक्रिया, ये सही बात है, लेकिन इससे कोई इसका लेना देना नहीं है। देखिए ऐसा क्यों है, परिपक्वता और अधिगम अलग अलग चीज़ें हो गई।
देखिए 12 वर्ष का जो बच्चा होगा वो ज़्यादा परिपक्वता होगी उसके अंदर, 6 वर्ष और 4 वर्ष के अंदर जो बच्चा है उनकी कम कम होती चली जाएगी। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो समान विषय को सीखने के लिए दोनों की समझ अलग अलग होगी, तो इसका प्रभाव पड़ेगा अधिगम पर। तो विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 20, किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो जैविक विकास की बात की गई है। तो जैविक विकास से रिलेटेड देखिए इसमें से क्या है, अधिगम, व्यक्तित्व, परिपक्वता या अभिवृद्धि, आयु वृद्धि। तो देखिए जैविक विकास के अंतर्गत आता है परिपक्वता। क्या आता है, परिपक्वता। तो जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, परिपक्वता। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या 23 देखेंगे, वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसने दिया है। तो वातावरण को बाहरी शक्ति किसने बोला है जो कि हमको प्रभावित करती है। तो ये कथन रॉस का था। किसका था, रॉस का कथन था ये। डगलस भी नहीं होगा, वुडवर्थ भी नहीं होगा, थॉर्नडाइक भी नहीं होगा। तो ये किसका कथन है, रॉस का कथन है। इनका कहना था वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमको प्रभावित करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या 24 देखेंगे, वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। तो ये कथन किसने दिया हमको बताना है। देखिए जो ये कथन है, जो बाहरी तत्व होते हैं ये किसी भी व्यक्ति के जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित करते हैं, ये तत्व दिया, ये जो कथन है ये दिया था किसने, वुडवर्थ ने। किसने दिया था, वुडवर्थ ने। तो वुडवर्थ इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखेंगे, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको उपयुक्त प्रतीत होता है, ये बताना है। तो सभी ऑप्शंस को देखेंगे, कौन सा इसके लिए उपयुक्त होगा, किसके लिए, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में। तो पहला ऑप्शन देखेंगे, बच्चा एक खाली स्लेट के समान है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। तो परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद की बात की गई है। इसमें प्रकृति और आनुवांशिक जो हमारा परिवेश है, जो वातावरण है, इसके साथ ही साथ आनुवांशिक की भी बात की गई है, तो ये नहीं होगा। अगला देखते हैं, एक बच्चे के व्यवहार का निर्धारण करने में परिवेशी प्रभावों का बहुत कम महत्व होता है। तो बहुत कम महत्व होता है, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जो वातावरण होता है उसका भी अच्छा खासा महत्व होता है। तो ये गलत हो जाएगा। और देखेंगे जो तीसरा ऑप्शन है, वंशानुक्रम और परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, वंशानुक्रम और जो वातावरण होता है दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए जो अगला क्वेश्चन है संख्या 26 देखेंगे, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, हमको तो निगेटिव बताना है। तो निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। तो जो सही होंगे उनको हम काटते चलेंगे, जो गलत होगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है, गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, तो ये भी सही है। इसके अलावा विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता रहता है, गर्भावस्था से स्टार्ट होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन हमको सही नहीं बताना है, गलत वाला चूज करना है। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं होती है, वृद्धि होती है। कैसी, मात्रात्मक प्रक्रिया। विकास कैसी होती है, मात्रात्मक के साथ में परिमाणात्मक भी होती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे, मानव विकास एक प्रक्रिया है। तो बताना है मानव विकास कैसी प्रक्रिया है, अव्यवस्थित प्रक्रिया है या फिर यादृच्छिक, इसको रैंडम बोलते हैं, या संचयी या अनिरंतर प्रक्रिया है। तो कैसी प्रक्रिया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मानव विकास कैसी प्रक्रिया है, मानव विकास जो होता है संचयी प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संख्या 28 देखेंगे, कौन सा सही है। तो हमको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो अधिगम प्लस परिपक्वता इक्वल टू विकास होता है, तो ये गलत हो जाएगा। अधिगम इंटू परिपक्वता होगा। क्या होगा यहाँ पे, अधिगम इंटू परिपक्वता इक्वल टू विकास। तो बी सही हो जाएगा, अधिगम इंटू परिपक्वता इक्वल टू विकास हो जाएगा। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम प्लस वातावरण इक्वल टू विकास, ये भी गलत हो जाएगा।
जीवन का आरंभ 2 कोस में होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। निम्न कथनों में से प्रत्येक के सम्मुख अभिवृद्धि दर्शाने वाले कथन को जी एवं विकास दर्शाने वाले कथन के सम्मुख डी लिखेंगे। तो अभिवृद्धि होता है ग्रोथ, तो ग्रोथ को हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, और विकास होता है डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए ये कुछ कथन दिए गए, इन कथनों को पढ़ेंगे, इसमें फिर देखेंगे कौन सा ग्रोथ है, तो ग्रोथ को हम जी से रिप्रेजेंट कर देंगे, और जिसका डेवलपमेंट के अंतर्गत आ रहा है तो उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो हर एक कथन को देखेंगे, फिर उसके बाद अपने ऑप्शंस के जरिए हम चूज करेंगे इसका कौन सा आंसर। अगला कथन देखेंगे। एक 6 माह के बालक में दांतों का निकलना, तो दांतों का निकलना देखिए फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, तो चीज़ों में क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है, छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है, तो बड़े हो रहे हैं, बदलाव हो रहा है, या बड़े हो रहे हैं या छोटे हो रहे हैं, तो चेंजेस हो रहा है, तो ये ग्रोथ के अंतर्गत आ जाएगा। तो पहला ग्रोथ हो गया। दूसरा दिया है 3 माह के बालक का उल्टा पलटकर पेट के बल लेटना, तो पेट के बल लेटना है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा, कोई भी चीज़ घट बढ़ नहीं रही है, वो प्रक्रिया बस बदल रही है, तो कैसा हो रहा है, विकास हो रहा है, तो इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला देखेंगे। एक से सुधारा, उसके आगे लुढ़कती वस्तु पर आंखें केंद्रित रखना, तो आंखें केंद्रित कर रहा है, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है, ये विकास के अंतर्गत आएगा, ये भी डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला देखिए, चौथा देखेंगे। एक 13 वर्ष के बालक के चेहरे पर बालों का उगना, तो बाल बड़े हो रहे हैं, तो ये भी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, तो ये भी ग्रोथ के अंतर्गत आ जाएगा। तो पहला हो जाएगा जी, दूसरा डी, तीसरा डी और चौथा जी। तो ऑप्शन देखेंगे, सभी ऑप्शंस में किस में ये ऑप्शन दिया है, तो पहला जी, तो ये भी नहीं होगा, पहला जी, दूसरा डी, तीसरा डी और चौथा जी, तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। मानव विकास के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो हमको निगेटिव चूज करना है। तो मानव विकास, तो विकास देखना है, विकास में क्या होता है, ये जीवन प्रतिदिन चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये गर्भावस्था से स्टार्ट होती है और मृत्यु उपरांत तक चलती रहती है। तो देखेंगे, तो पहला ऑप्शन क्या है, ये परिपक्वता तक चलता है, तो गलत हो जाएगा। ये कैसे चलता है, ये जीवन प्रतिदिन चलता रहता है, तो पहले ही हमारा ऑप्शन मिल गया निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन हमको चूंकि यहाँ पर क्या करना है, निगेटिव आंसर देना है, क्योंकि गलत पूछा गया, तो निगेटिव का निगेटिव आंसर, इसलिए पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये भी सही है। ये जन्म पूर्वावस्था से भी होता है, तो जन्म के जो जन्म से ही मतलब स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी सही बात है। तो जितने ऑप्शंस के जरिए हमने ऑप्शन देख लिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। देखिए आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा जो अन्य टॉपिक हैं रीट के लिए जो आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं, तो उन सभी टॉपिक्स को लेकर के आएंगे, और उन सभी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जिनके आने की प्रबल संभावनाएं हैं, तो ऐसे सभी क्वेश्चन का संग्रह आपको कराया जाएगा। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और हर एक क्वेश्चन को क्लास में आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। तो इसके जरिए से क्या होगा, आपको एक तो पेपर का एनालिसिस हो जाएगा कि पेपर किस स्तर का आता है, और आपको जो क्वेश्चन होंगे उनको कैसे टैकल करना है, तो वो भी आप जान जाएंगे। तो जितने भी टॉपिक हैं आपको सारे करा दिए जाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो हमारी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।